ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि लास्ट जब किया तो कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं पहले लेक्चर के बाद मंडे को आपको वो 5 ईयर के क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, जिस जिससे को करना था वो पहले ही मिल जाएगा तुम्हें, तो आप चेक करो। और अब चलो, यही सवाल है, उसी में कंटिन्यूटी में है, लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूं करवाने ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट और ब्रांच की बैलेंस शीट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मैनर में आप यहाँ पे वैसे ही लिखिएगा, प्रॉपर हेडिंग वगैरह यार जिस तरह है वहां दिया हुआ है आपको नोट्स वगैरह में। तो ब्रांच बुक है और आप ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर इज द डे। ठीक है, सबसे पहले सेल्स। अब कितनी थी ब्रांच की सेल? अगर क्लोजिंग एंट्री बनी हुई है तो आसान है, नहीं बनाया है तो डायरेक्ट उठा सकते हो। सेल्स थी 34,000। ठीक है, इस 34,000 से ऑब्वियसली लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 5 आइटम होते थे। कौन से? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, एड परचेजेस, अवेलेबल फॉर सेल, लेस एंडिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 5 आइटम होते थे। यहां ब्रांच में थोड़ा सा एक आइटम बढ़ जाएगा, वो रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और अगर रिटर्न है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अभी फिलहाल रिटर्न नहीं है तो नहीं लिख रहा, लेकिन सबसे पहले जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। अब ब्रांच की जो बिगनिंग है वो इस वक्त 0 है क्योंकि ब्रांच नया एस्टेब्लिश हुआ था। परचेजेस ब्रांच की 11,400, और अब इसमें प्लस हो जाएगी क्या चीज? वो मर्चेंडाइज जो तुमने रिसीव किया था, कहां से? हेड ऑफिस से, और वो थी 30,000 रुपीज। ठीक है, अगर रिटर्न हो तो रिटर्न को यहीं पे क्या करना? माइनस कर देना इस जगह पे। नहीं है कोई मसला नहीं, टोटल कीजिए। क्या लिखिए? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये बनता है 41,400। इसमें से माइनस कीजिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि थी 14,400, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 27,000। ये 27,000 सेल से माइनस होगा और आपके पास आएगा, नजर आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि इस वक्त बनता है 7,000। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होने के लिए, जिसमें से एक्सपेंसेस अगर वैसे देखो तो यही वाला 8,000 माइनस 400, ये यहां से उठा लो 7,600, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,050, टोटल बना 8,650। 8,650 माइनस करो, आपके पास नेट लॉस आएगा 1,650। ये वही नेट लॉस है जो नेट लॉस यहां आपके पास आ रहा था। ऑब्वियसली ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल में ये आप आ गए ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड ब्रांच की बैलेंस शीट। ऐसे ही ब्रांच बुक, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 जो बताया जाए उस हिसाब से, और उसके बाद इस तरह से चाहे तो बहुत ज्यादा डिवाइडेड भी कर सकते हैं करंट एसेट और फिक्स एसेट में, लेकिन अगर ना भी करें तो चलेगा अभी, क्योंकि ये जब लंबा इतना सवाल होता है तो इसमें हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अब गौर से समझिएगा कि किस तरह से बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। बैलेंस शीट के आइटम नॉर्मली डिपेंड करता है जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, जो आपकी तमाम आपने एंट्रीज बनाई हैं उससे, और याद रखना होगा कि कौन कौन से आइटम होते थे। अब मिसाल के तौर पे अगर लॉजिकली हो
तो हमारे पास होते थे कैश होता था, अकाउंट रिसीवेबल होता था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट्स हैं, इस तरह से। तो इस वक्त आपके पास सबसे पहला आइटम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कैश। अब समझ लीजिए, खुद से करिएगा, किस तरह करिएगा समझें कि जहां पे कैश मौजूद है ये डेबिट, और फिर आगे जाइए तो कैश होगा कहीं ना कहीं पे डेबिट के बाद क्रेडिट, फिर क्रेडिट, फिर क्रेडिट, फिर कहीं डेबिट। तो आपने काम ये करना है कि जो टी अकाउंट की पोस्टिंग होती थी उसको टी अकाउंट के तौर पे नहीं करना, कैलकुलेटर पे करना है। क्या करिए, कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तमाम डेबिट को प्लस कीजिए, तमाम क्रेडिट को माइनस कीजिए। यानी इस वक्त कैश ये प्लस हो गया, क्या लिखा 21,000, चलते गए चलते गए चलते गए, फिर ये कैश डेबिट हुआ, ये कैश और ये कैश प्लस हो जाएगा, फिर ये क्रेडिट है, माइनस 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 माइनस, ये सारे कैश के डेबिट वाले एक साथ जमा और क्रेडिट वाले माइनस। आप देखिएगा आपके पास कैश का बैलेंस आएगा 7,600। कैश के बाद लिखिएगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल नॉर्मली दो ही होंगे यहां पर, देखिए यहां जनरेट हुआ 34,000, अगली एंट्री में रिसीव हो गया 26,500, तो इस 34,000 से 26,500 माइनस कीजिए, अकाउंट रिसीवेबल 7,500। कैश और अकाउंट रिसीवेबल के बाद आएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग की बात अगर की जाए तो एंडिंग ज्यादा नहीं है, सीधी सी बात है, आपने एंडिंग लिखी थी 14,400, एंडिंग की वैल्यू 14,400। एंडिंग के बाद अगर कोई प्रीपेड या एडवांस होता है वो आता है, तो इसमें मौजूद है प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 रुपए, ये जो यहां आपने किए थे, ठीक है। अगर अक्रूड एक्सपेंस होता है तो अक्रूड एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा, फिलहाल प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में आ गए। इसके बाद अब चूंकि स्पेस कम बन रही है, दो फिक्स एसेट थे, एक था फर्नीचर और एक है इक्विपमेंट। अब आप जानते हो यार कि फिक्स एसेट को डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाते हैं, यहां मैंने जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें मैंने लेस करके दिखाया है, यहां मैं लेस मतलब होते हुए नहीं दिखा रहा, अलाउंसेस फॉर एडिशन माइनस करके दिखा दे रहा हूं। यानी कितने का था इक्विपमेंट 4,000, उसका डेप्रिसिएशन कितना था 600, तो 4,000 से 600 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 3,400 रुपए। ये मैं नेट करके दिखा दे रहा हूं, यानी इक्विपमेंट की वैल्यू यहाँ पे नेट लिख दे रहा हूं। आप चाहें तो नेट भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसको डायरेक्ट लिखिए। फर्नीचर की वैल्यू जो बनेगी नेट, यहां फर्नीचर था 3,000, उस पर 450 था, तो फर्नीचर की वैल्यू बनेगी 2,550, सही है बहनों। तो यहां पे लिख दीजिए 2,550, ये भी मैं नेट लिख रहा हूं। टोटल कर लीजिए, इन तमाम का टोटल बनता है 35,850, 35,850, सही है, नजर आ रहा है, चलो गुड है। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम होता है नॉर्मली अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल परचेजेस की वजह से राइज हुआ था 11,400, जिसमें से पे कर दिया 6,200, तो अकाउंट पेएबल की वैल्यू बनेगी 5,200। और कोई लायबिलिटी इस वक्त क्वेश्चन में नहीं है, कोई अक्रूड एक्सपेंस वगैरह नहीं है, अगर होता है तो अक्रूड एक्सपेंस यहां लिखते हैं, नहीं है छोड़ दीजिए। चलिए किसके पास, सीधे सीधे लिखिए हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जैसे कैश में किया, बाकी तो छोटे छोटे आइटम थे। हेड ऑफिस भी कई दफा डेबिट क्रेडिट है, लेकिन अब हेड ऑफिस क्रेडिट साइड का आइटम है, तो इसमें उल्टा करिएगा। कैश में क्या किया था, तमाम डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, इसमें क्या कीजिएगा, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। 21,000 प्लस 30,000, चलते जाइए माइनस 21,700 माइनस और प्लस 3,000, यानी ये प्लस 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 और एक माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास हेड ऑफिस की वैल्यू जो बनती है प्रॉफिट से पहले वो है 32,300, बल्कि प्रॉफिट नहीं लॉस से पहले बनती है 32,300, और इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए लास्ट एंट्री में फिर हेड ऑफिस क्या हो रहा है, डेबिट, तो ये लॉस है, माइनस कर दीजिए लिख के नेट लॉस कितना
1650। आपके पास जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस है 30,650। और अब टोटल करके देखिए तो आपको नजर आएगा बैलेंस 35,850 जो कि वो बैलेंस था। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में मैंने इसको एक अलग कलर से खास के इंडिकेट किया है। इसकी वजह यह है कि अभी हम जब हेड ऑफिस की पे काम करने जाएंगे तो जितना ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस शो करता है उतना ही हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच शो करेगा। तो जहन नशीन कर लीजिए ये बात कि ये वाला बैलेंस अभी हमारे सामने दोबारा आएगा क्योंकि ये सवाल एक कंटिन्यूटी का है। तो ये है पूरा क्वेश्चन जिसमें आपको तमाम मौजूद हैं क्या, ब्रांच की तमाम इनकम स्टेटमेंट, ब्रांच की एडजस्टिंग एंट्री, ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री, ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट और ब्रांच का बैलेंस शीट। वो पांचों चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब तुम लोगों से ये कहना है कि तुम लोग क्या करना कि वो जो 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन था जिसमें मैंने कल कहा था कि कंप्लीट करोगे और करना है, तो जिन जिन सवालात में अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हो उन तमाम सवालात में इस फॉर्मेट पर इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे। समझ गए? बाज ऐसे सवालात भी हैं जिनमें जैसे कि लास्ट टाइम जो मैंने शायद लास्ट क्लास में 2019 का एक सवाल दिखाया था उसमें भी ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बनाने कहा था, तो पूरा डाटा नहीं था, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट था। तो इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए तुम ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो तमाम सवालात जिन क्वेश्चंस में एंट्रीज हैं, जिन क्वेश्चन में ब्रांच के रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट है, वो ये सारे आपके सामने मौजूद हैं। ये तमाम चीजें एज अ सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। बोर्ड की एक पिक्चर भी ले ले रहा हूं ताकि अगर आप लोगों को बोर्ड के ऊपर की वैसे तो कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल सेंड कर दूंगा आपको ताकि अगर किसी को किसी किस्म की जरूरत हो कि सर बोर्ड पे आपने जो लिखा था वो समझ में नहीं आ रहा या वो नहीं, तो मैं इसको आपके सामने एक दफा भेज दूंगा। तो ये हो गया। और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं। ब्रांच की बात कंप्लीट करने के बाद अब हमारा सिलसिला है हेड ऑफिस की बुक का। तो अब जो हम करेंगे वो COC कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल ब्रांच के बजाय अब हमारे पास है जिसमें हम हेड ऑफिस को करेंगे। पहले मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है? तो यहां तक हम करते हैं। 2 मिनट को मैं आप ओके नाउ अब हम करने जा रहे हैं हेड ऑफिस का क्वेश्चन जिसमें हेड ऑफिस की आपके सामने तमाम चीजें होंगी हेड ऑफिस से रिलेटेड। अब आप निकाल लीजिएगा या पेज सामने रखिएगा, कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हेड ऑफिस 2, ठीक है? क्यों 2 में हेड ऑफिस जब भेज रहा था तो ओवर वैल्यूएशन पर भेज रहा था। अब हम देखिएगा आप जब COC 2 को आप खोलेंगे तो अब हल्के लाइट ग्रीन कलर से जो चीजें हुई हैं, यानी अब आप हेड ऑफिस में काम करते वक्त ब्रांच अकाउंटिंग की या ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन थी अब उसको इग्नोर करते सिर्फ आप हेड ऑफिस वाले कॉलम को गौर से देखिएगा और वो ग्रीन से किया हुआ है इस वक्त आपके सामने, और उसी को लेकर आप चलेंगे। और इस वक्त लेकिन याद रहे कि हम बैलेंस शीट को भी कंसिडर करेंगे कि किस तरह से बैलेंस शीट आपके सामने मौजूद है, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रांच न्यू एस्टेब्लिश था, उसकी कोई बैलेंस शीट नहीं थी। यहां पर जो है बैलेंस शीट मौजूद है। तो अब इसको यूं समझिए कि इस तरह स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एंट्रीज शुरू होंगी। जिस तरह की एंट्रीज आपके पास थी वहां से आप हेड ऑफिस की एंट्री बनाना शुरू करेंगे और हेड ऑफिस पे काम करेंगे। तो हेड ऑफिस की एंट्रीज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इसी तरह हेडिंग डालेंगे हेड ऑफिस बुक, और सेकंड लाइन में हेड ऑफिस की जर्नल एंट्रीज। हेड ऑफिस की जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री ब्रांच को कैश भेजा तो ब्रांच डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से कैश भेजा था जनाब? 21,000 रुपए से 31,000 से ब्रांच को 21,000 से ब्रांच को कैश सेंड किया गया। दूसरी एंट्री है
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ब्रांच को हेड ऑफिस ने भेजी। अब यहां ये बात सिखाई जा चुकी है आपको कि ब्रांच को जब हेड ऑफिस ओवर वैल्यूएशन पर इन्वेंट्री भेजता है तो उसकी एंट्री बनाते वक्त हेड ऑफिस ओवर वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करेगा। ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। चूंकि इस वक्त दोनों वैल्यू आपको दे दी गई थी, बिल्ड प्राइस की भी और कॉस्ट प्राइस की भी, तो आपको मालूम है कि ब्रांच के सामने हमेशा बिल्ड प्राइस लिखी जाती है, एंट्री के सामने हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखी जाती है, और ओवर वैल्यूएशन के सामने दोनों का डिफरेंस। तो इस वक्त किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली आपने ये एंट्री बनानी है। किस तरह से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री है हेड ऑफिस की सेल है। थर्ड एंट्री हेड ऑफिस बनाएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 52,500। आई होप सो, क्योंकि वहां से यहां आते आते थोड़ा सा वैल्यू निकल जाती है जहन से, सही है। फिर है परचेजेस, चौथी एंट्री परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 61,250 61,250। परचेजेस के बाद मौजूद है आपके पास कैश रिसीविंग और अकाउंट कैश रिसीव करने की एंट्री, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर है पेमेंट की एंट्री अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 56,800 कैश रिसीविंग है और 62,000 की अकाउंट पेएबल की पेमेंट है। 6 के बाद 7th एंट्री बेसिकली जो थी, जिसमें ब्रांच ने को हेड ऑफिस ने फर्नीचर भेजा था 4,000 का। एक मिनट, 7th एंट्री क्या थी हमारे पास? 7th एंट्री परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश की थी, सही है, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। और वो सिर्फ अगर आप देखो तो वो ब्रांच ने परचेज किया था, तो 7th की कोई एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बेसिकली नहीं बन रही थी, इसलिए 7th की बजाय डायरेक्ट हम मूव करते हैं 8th ट्रांजैक्शन पर। 8th ट्रांजैक्शन पे हम मूव करते हैं और 8th ट्रांजैक्शन पर हमें नजर आ रहा है कि नजर ब्रांच को जो है उसने बताया है कैश डेबिट और ब्रांच क्रेडिट, यानी हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस में कैश रिसीव हुआ था जो ब्रांच ने भेजा था। कैश डेबिट ब्रांच क्रेडिट 21,700। इसके बाद 9th एंट्री है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 13,300। उसके बाद है एक्सपेंसेस और कैश के बाद है ब्रांच को जो हेड ऑफिस ने फर्नीचर खरीद के भेजा था। चाहो तो इसकी 2 अलग अलग एंट्री बना सकते हो, यानी ये कैसे कि अगर एक एंट्री बनाओ क्या, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट और फिर ब्रांच डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, तो ये 2 एंट्रीज भी बनाई जा सकती हैं 3,000 से। या आप अगर देखें तो मैंने जो आपको बना के दिखाई है सॉल्यूशन के अंदर, उसमें मैंने सिर्फ बनवाई है कौन सी 2 चीज, मैंने डेबिट किया है ब्रांच और डेबिट किया है कैश, क्योंकि फर्नीचर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बजाय 2 एंट्री के आप 1 एंट्री से भी काम चला सकते हैं। तो ये हो गई है आपके पास ब्रांच की कौन सी एंट्री, तो ये है ब्रांच हेड ऑफिस की, माफी चाहता हूं, हेड ऑफिस की तमाम एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। अब आ जाइए हेड ऑफिस की एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। तो हेड ऑफिस की जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसका अगर एडजस्टमेंट डाटा देखें तो फिर वैसे ही हेड ऑफिस की भी एंडिंग इन्वेंट्री बताई गई है। और जैसा मैंने पिछली क्लास में समझाया कि एंडिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में नहीं बनेगी, पीरियोडिक में उसका डायरेक्ट काम जो होगा वो काम होगा कहां, जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वक्त उसको छोड़ते हुए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करिए हेड ऑफिस की बुक में
पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और उसकी अमाउंट बन सकती है 900 रुपए। चूंकि हेड ऑफिस के पास सिर्फ एक ही चीज थी इक्विपमेंट, उसी का डेप्रिसिएशन है, तो वो डायरेक्ट एक एंट्री बन गई। अच्छा, अब जरा सा प्रीपेड को समझिएगा। ये जो दो एंट्रीज आ रही हैं, इसमें एक में प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, और चूंकि इसमें अक्रूड भी है तो एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस भी क्रेडिट। यहां पे मैं ये 100 रुपए से बना रहा हूं और ये 75 रुपए से बनेगी। ये वाला पॉइंट जरा अकल से समझ लीजिएगा। दरअसल देखो, इसको थोड़ा सा अगर कहोगे तो मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि यहाँ पे अगर आप इसको पिक कर लें। बेसिकली होता ये है कि हम बुक्स में से एक्सपेंसेस को अगर बनाते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने अगर याद होगा तो सिर्फ ब्रांच के इस एक्सपेंसेस को देखा था और प्रीपेड को देख के बना दिया था। लेकिन इस वक्त अगर आप हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में पहले से मौजूद है, और अगर हेड ऑफिस में या पहले से बैलेंस शीट में प्रीपेड और अक्रूड मौजूद हो, तो तुम्हें उससे फर्क लेना है। अगर तुम नोट करो तो इस वक्त हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में देखो जाके, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में पहले से तुम्हें नजर आ रहा है कि अक्रूड प्रीपेड एक्सपेंस है कितना, 900 रुपए। यानी हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड पहले से नजर आ रहा है 900। हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में अक्रूड एक्सपेंस पहले से नजर आ रहा है 625। याद रहे, ये दोनों बैलेंस किस तारीख में है? ये बैलेंस है जनवरी की पहली तारीख को, और दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट के वक्त को बताते हैं कि अब जो प्रीपेड है वो 1000 है और अक्रूड जो है वो 700 है। अगर कभी भी साल उस ब्रांच में, याद रखना, बैलेंस शीट नहीं थी, शुरू का कोई बैलेंस नहीं था, तो अगर किसी सवाल में शुरू का प्रीपेड, शुरू का अक्रूड ना हो तो कोई मसला नहीं है। जितना प्रीपेड बता रहा है, जितना अक्रूड बता रहा है, उसी अमाउंट से एंट्री बना दो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पुराना प्रीपेड, पुराना अक्रूड बता रहा हो, यानी पुराने से मुराद जनवरी 1 का, लाजमी सी बात है, याद रहे कि बैलेंस शीट बनी होगी लास्ट ईयर की एंडिंग थी, वो लास्ट ईयर की एंडिंग अगले साल के लिए क्या हो गई, बिगनिंग। तो उसका तरीकेकार यूं है कि पहले से बुक्स में मौजूद है प्रीपेड कितना, 900, और अब कितना कह रहा है, 1000। तो कितना होना चाहिए प्रीपेड में इजाफा? 900 से पहले मौजूद है, 1000 अब है, तो यहां बनाओ प्रीपेड 100 से डेबिट और एक्सपेंस 100 से क्रेडिट। अक्रूड, क्योंकि प्रीपेड को बढ़ाना है, प्रीपेड बढ़ता है तो प्रीपेड कहां आता है, डेबिट में। अगर अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट है 625 और अक्रूड एक्सपेंस अब कह रहा है 700, तो फिर लायबिलिटी को बढ़ाना है तो एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट होगी। अब अगर ये वाला पॉइंट, क्योंकि एडजस्टमेंट का बाज़ औक़ात हमारी समझ में नहीं आता, हम उसको नहीं किया होता, तो जरा सा अकल से बता के मुझे बता देना, तो मैं दोबारा इसको शुरू से समझा दूंगा कि असल में इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इतना सा, अगर मैं, क्योंकि मैं सक जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाती है, उधर जाके समझाना कि कई मिसालों से वाज़ा करना पड़ेगा। और अगर 2017 का पेपर किया होगा, 2017 रेगुलर पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक एडजस्टमेंट इसी तरह की थी, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो सिर्फ इतना कि अगर शुरू में भी प्रीपेड हो, यानी शुरू से मुराद साल के शुरू की बैलेंस शीट में भी प्रीपेड हो, दिसंबर 31 में भी प्रीपेड हो, तो प्रीपेड को प्रीपेड के साथ कंपेयर किया जाता है कि उसको बढ़ाना है या कम करना है। अक्रूड दोनों जगह हो तो अक्रूड को अक्रूड के साथ, और याद रहे प्रीपेड की नेचर एसेट होती है, अक्रूड की नेचर लायबिलिटी होती है, यानी पेएबल है बेसिकली वो। तो अगर बढ़ाना होगा तो प्रीपेड डेबिट हो जाएगा, और अगर फर्ज करो चेंज कर लें, 1000 ऊपर होता 900 नीचे होता, तो प्रीपेड को बढ़ाना नहीं होता, फिर प्रीपेड को क्या करना होता, कम। तो उस सूरत में एक्सपेंस को डेबिट करके प्रीपेड को क्रेडिट कर देते, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें उल्टा होता तो इसमें अक्रूड एक्सपेंस डेबिट होकर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता। लेकिन बहरहाल अगर नहीं है अभी तो कंफ्यूज मत हो ज्यादा, बस अभी इतना जहन में रख लो कि पुराना और अभी प्रीपेड में हमें प्रीपेड को बढ़ाना था, अक्रूड को यहां लाना था। ये आप कहिएगा तो मैं आपको अलग से एक दफा फिर समझा दूंगा, लेकिन अभी इस पॉइंट को लेकर
बाकी चीजों को कंफ्यूजन में मत डालना। तो ये आ गया एक्सपेंसेस का। और उसके बाद जब ये सारे एक्सपेंसेस हो गए तो ऑब्वियसली वी मूव टू क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, बल्कि यहीं कराता हूं क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ। तो क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि क्लोजिंग एंट्रीज भी वैसे ही बनेंगी, लेकिन अब यहाँ की क्लोजिंग एंट्री, अब मैं आपको पहले एक काम करता हूं, फिगर्स बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपके सामने जरा क्लोजिंग एंट्रीज का हेड ऑफिस में इजाफा। देखिए हेड ऑफिस बनाते वक्त जब पहली क्लोजिंग एंट्री, एक फॉर्मेट एक तरह का, तो हेड ऑफिस डेबिट करेगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। क्या क्या चीजें हेड ऑफिस के पास से क्रेडिट होंगी? तो एक तो यही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या बिगनिंग, सही है। फिर क्या चीज आ जाएगी? परचेजेस आ जाएगा। फिर क्या चीज आ जाएगी? तो इसके बाद यहां पर जो हेड ऑफिस की क्लोजिंग एंट्री के अंदर, बल्कि यूं करता हूं मैं आपके लिए एक मिनट कि दोनों को एक साथ जरा बना दूं ताकि एक चीज आपको क्लियर हो जाए। ये वाली और दूसरी एंट्री में यहां पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी इधर बिगनिंग आएगी, इधर एंडिंग आएगी, इधर परचेजेस आएगा, इधर क्या आएगा? सेल्स आएगा। दो चीजें हो गई। अच्छा, अब जैसे कि वहां पे था मर्चेंडाइज हेड ऑफ ब्रांच में बना रहे तो लिखा था मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। इस दफा यहां आएगा इस तरफ आएगा मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। ठीक है, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। अब इसी के साथ ऊपर में अगर देखा जाए तो तमाम एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, और इसी तरह मर्चेंडाइज सेंड के बाद अगर कोई मर्चेंडाइज ब्रांच रिटर्न करेगा तो यहां आएगा मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। तो ये जिस तरह वहां था उसी के उलट, वहां भी दो लिखवाए थे ना, तो ये दोनों आएंगे, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच और मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ये चीजें आएंगी। ठीक है, इस वक्त एक और है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस के साथ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब अगली चीज सुनिए। अब दो बातें आपको याद होगा कि हम ये दो एंट्री बनाते थे, चूंकि ब्रांच प्रॉफिट देता है या ब्रांच लॉस, तो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता था। हम इससे पहले ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस जब रिकॉर्ड करते थे तो बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड करते थे। क्या मतलब? एक एंट्री बनाते थे, ब्रांच अगर प्रॉफिट दे रहा है तो ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ब्रांच अगर लॉस दे रहा है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट ब्रांच क्रेडिट। यहां अब इसी में, क्योंकि इस सवाल में ब्रांच का लॉस था, तो जहां यहां आया इसी जगह पर दूसरा अकाउंट आ जाएगा, कौन सा? ब्रांच। और अगर प्रॉफिट होता तो ब्रांच यहां आ जाता। याद रहे कि लॉस की सूरत में एंट्री बनती थी, अब आप एकलौती एंट्री बना देते, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट ब्रांच क्रेडिट। प्रॉफिट होता तो ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। तो इस वक्त प्रॉफिट तो नहीं है, इस वक्त लॉस है, इसलिए ब्रांच को हम ऊपर लिखेंगे। और आखिरी चीज जो एक एंट्री होती थी, याद करो, प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन की। क्या एंट्री होती थी? प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन की, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो यहां मैं देखो लाल मार्कर से अलग से लिखना चाह रहा हूं, अल्लाह करे कि नजर आए, अलाउंसेस आ रहा नजर, फॉर ओवर वैल्यूएशन यहां आएगा। ठीक है, अलाउंसेस फॉर नजर आएगा, चलेगा, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो ये जहन में रखिएगा कि हमेशा हमेशा, यार और गंदा हो गया, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी यहां। तो आप इससे पहले अगरचा ये दोनों को बनाते तो रहे, लेकिन आपका ये बनाना हमेशा अलग अलग होता था। आज ये तमाम एंट्रीज के साथ आ रहा है। तो ये दो हेड ऑफिस की एंट्रीज में अच्छी तरह याद रखने वाली बात है। कोशिश तो मैं कर रहा हूं जरा बड़ा बड़ा लिख दूं, आपको नजर आ जाए बोर्ड पे पूरा, अल्लाह करे, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं तजुर्बा फेल हो जाए। नजर आ रहा है कुछ? अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो याद रखिएगा, रट लीजिए कि किस तरह से क्लोजिंग का ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, ब्रांच प्रॉफिट की सूरत, लॉस की सूरत में ऊपर, प्रॉफिट की सूरत में नीचे होगा, ये रिटर्न यहां होगा, सेंड टू ब्रांच ये होगा। अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी अपनी जगह चेंज है, सिर्फ एक अकाउंट है जो अपनी जगह चेंज कर सकता है और वो है ब्रांच, क्योंकि ब्रांच की सूरत में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, बाकी तमाम आइटम उसी जगह रहेंगे। तो अब आइए इसको लिखता हूं।
लास्ट टाइम ब्रांच के अंदर मैंने बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं लिखी थी, वजह यह थी कि ब्रांच नहीं स्टैब्लिश हुई थी, मगर हेड ऑफिस नया नहीं है, हेड ऑफिस की बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी 20,060, आप यहां लिख सकते हैं 20,060। उसके बाद ब्रांच हेड ऑफिस ने जो परचेज की थी वो परचेज की थी 61,250। एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किए थे वो ये था 13,300 रुपए, लेकिन उसी में से ये प्रीपेड में एक्सपेंस माइनस होगा, जबकि ये अक्रूड वाला एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो ये प्लस होगा। यानी एक्सपेंसेस यहां से उठाया, प्रीपेड वाला जो एक्सपेंस क्रेडिट है माइनस, और अक्रूड वाला एक्सपेंस डेबिट है वो प्लस। तो हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 13,275 रुपए। और इस सवाल में चूंकि कोई रिटर्न नहीं था इसलिए मैं रिटर्न को 0 लिख रहा हूं। अगर रिटर्न हो आपके क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सिंपल खाली एंट्रीज आती हैं उसमें रिटर्न भी होते हैं, तो आप रिटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ब्रांच का लॉस था 1650, वो लिखा आपने। अब आ जाइए एंडिंग पर, हेड ऑफिस की एंडिंग बताई गई है आपको 24,000 रुपए, हेड ऑफिस की एंडिंग लिखिए 24,000 रुपए। सेल्स की वैल्यू थी हेड ऑफिस की 52,500, 52,500, और बाद लोगों को याद होगा फिर ना 52,000 नहीं बोलते तो 52,500 रुपए, ठीक है ना, कौन बताता है ऐसे, पहुंच जाइए। इसके बाद मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच 25,000, ये रहा मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच 25,000। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहां सेंड लिख दिया, यहां सेंड लिखा नहीं था जगह की कमी की वजह से, वरना ये वही है मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। और ओवर वैल्यूएशन, अब लाजमी सी बात है यार, ओवर वैल्यूएशन ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए एक छोटी सी आपको पता है कि कंप्यूटेशन करनी पड़ती है ओवर वैल्यूएशन की। अब जरा सा मैं इस वक्त ओवर वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन जो है उसको आपको देख लीजिएगा, नोट्स में मौजूद है आपके पास ओवर वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन। और उसके तहत ओवर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन जो बन रहा है वो बन रहा है 3,000 रुपए। प्लीज कंपटीशन की अभी मैं जगह ना होने की वजह से डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बच्चा आखिर में तो मैं ये 3,000 कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि दो काम करने पड़ेंगे। इस सवाल में रेट नहीं है तो पहले रेट निकालना है, वो दिखाया हुआ है कि रेट किस तरह निकलेगा और किस तरह नहीं। अभी मैं फिलहाल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डायरेक्ट लेके जा रहा हूं कि 3,000 फर्ज कीजिए आ गया। अब ये 3,000 के बाद दोनों जानिब का टोटल कीजिए तो ऊपर वाला आ रहा है 97,135 और इधर वाला आ रहा है टोटल 1,04,500। और अब आप देखिए एक्सपेंस का टोटल कम है, प्रॉफिट इसका टोटल ज्यादा है, रेवेन्यू का टोटल ज्यादा है, तो जो लास्ट एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट डेबिट और कैपिटल या रिटेन अर्निंग। चूंकि मेरे ख्याल है इस सवाल में रिटेन अर्निंग था और रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट है कितना 7,365 रुपए, 7,365 रुपीज। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 7,365। अब ये आपके पास एंट्रीज कंप्लीट हो गई और यहां तक की तमाम एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरी एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे, चलेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अब करेंगे, पहले अब आपको यहां तक आज कर रोकते हैं। अब आपका काम यही होगा कि आप भी जो 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन दिया था उस 2011 प्राइवेट के क्वेश्चन को अच्छी तरह से बैठकर करें और उसमें हेड ऑफिस का प्रैक्टिस करें। एक दफा पहले ये पूरा क्वेश्चन करें और फिर, बल्कि ये एक रह जाती है चीज, मैं ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको निकलवा दूं, फिर बाद में उसको बंद कर दूंगा, साफ कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, कंपटीशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है इस ब्रांच के पास कोई बिगनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज थी, ब्रांच को शिपमेंट की गई थी और वो शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन कितना था 5,000। इसमें से माइनस कर दीजिए एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन निकालने के लिए ब्रांच की जो एंडिंग इन्वेंट्री थी
वो 14,400 थी, लेकिन याद कीजिए आपको बताया था कि जब भी कभी ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि 14,400 है, लेकिन नीचे एक चीज लिखी हुई है कि ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो उसने हेड ऑफिस से लिया और एक वो हिस्सा जो उसने लोकल परचेज किया। तो वहां नीचे एक देखिए रेड से सवाल में लाइन लिखी हुई है कि जो आपके हेड ऑफिस से आई है वो इन्वेंट्री है 12,000 और लोकल परचेज किया है 2,2400 रुपए। तो जहन नशीन कर लीजिए ओवर वैल्यूएशन पर जो चीज होगी वो सिर्फ कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी 12,000। समझ गए? इसको ओवर वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। तो जहन में ये बात अच्छी तरह बैठा लीजिए कि जब भी कभी ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं तो हमेशा 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 हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री, लेकिन ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री का वो पोर्शन जो हेड ऑफिस से आया है। तो यहाँ पे 12,000 आना चाहिए। अब अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। सवाल में रेट नहीं दिया तो हमें याद होना चाहिए, सिखाया था क्लास में कि अगर कभी ओवर वैल्यूएशन का रेट ना हो तो इस तरह निकालो, ओवर वैल्यूएशन को ऊपर लिखो और नीचे कॉस्ट प्राइस को रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस सवाल में ब्रांच को भेजते हुए बिल्ड प्राइस रखी गई थी 30,000, कॉस्ट प्राइस रखी गई थी 25,000 और ओवर वैल्यूएशन था कितना, 5,000। तो रेट कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत, 5,000 ओवर वैल्यूएशन है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 25,000, 5,000 को 25,000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो तुम्हारे पास रेट आ जाएगा 20%। अब जब 20% रेट आ गया तो अब तुम्हें मालूम है, बार बार सिखाया कि यहाँ पे रेट क्या इस्तेमाल करो, 20/120। सही है, नजर आ रहा है, 20/120। तो 12,000 को 20/120 करोगे तो तुम्हारे पास जो बनेगी चीज, वो वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू होगी आपके पास तकरीबन कितनी, 2,000। तो 5,000 से 2,000 माइनस कर दो, 3,000 रुपए होंगे जो है क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। और यही मैंने 3,000 यहाँ लिखा था। तो जहन में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि ये वो तरीक़ेकार है जिससे आप बनाएंगे किसकी, ब्रांच हेड ऑफिस की बैलेंस शीट और हेड ऑफिस का तमाम आइटम। ये सारी चीजें आपको सॉल्व करके अभी मौजूद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उसमें आप जब देखेंगे तो बोर्ड उस पर वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी इस वाली शीट में आपके पास नहीं था, ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं अब आपकी तस्वीर भी खींच के शेयर कर दूंगा आपके साथ इसकी, जो इस वक्त मैंने बोर्ड पे है। तो अब यहाँ पे मैं इस क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए फिर वही 2011 प्राइवेट में हेड ऑफिस तक यहाँ तक पहुंचिएगा। अब अगली क्लास में हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।